कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रिय दोस्तों, नैतिक भौतिकवाद के पिछले भाग में हमने संविधान के दूसरे भाग अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में बताया था, जो भारत की नागरिकता को दर्शाता है। नागरिकता दो भागों में विभाजित है। पहला, देश में रहने वाला व्यक्ति, दूसरा विदेशी नागरिक, विदेश में रहने वाला। नागरिकता राजनीतिक समाज का हिस्सा होती है तथा अन्य कानूनों में दिए गए लाभ क्या है बताती है। आज संविधान भाग 3, जिसमें 12 से 35 सम्मिलित है और भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार क्या होंगे, कैसा उनका पालन किया जाएगा और कैसे कराए जाएंगे, संक्षेप में बताएंगे। प्रियजनों, हमारे देश में मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के कानूनी अधिकार होते हैं। इनको ज्यादातर अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। इन अधिकारों को मौलिक मानने का कारण यह है कि इनकी उपस्थिति एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है ताकि वह अपनी शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं को पूर्ण विकास कर सके और इन अधिकारों के अभाव से कोई भी देश जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। इसी कारण यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। नागरिक अधिकार और मानव अधिकार एक किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण एवं अस्तित्व हेतु आवश्यक होते हैं और मानव अधिकार कहलाते हैं। नागरिक अधिकार कानून द्वारा बनाए गए तथा लागू होते हैं। मानव अधिकार मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए होते हैं। यह अधिकार जो व्यक्तियों द्वारा उपभोग्य है तथा राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, न कि व्यक्ति या किसी निजी संस्था के लिए। दूसरा, यह अधिकार राज्य शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं तथा राज्य को पूर्ण अधिकारवादी होने से भी रोकते हैं। तीसरा, यद्यपि व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं परंतु अबाध्य नहीं है। इनके विरुद्ध युक्ति सहित निर्वदन आरोपित किए जा सकते हैं। चौथा, कुछ स्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और विदेशी देशों से मैत्री संबंध के लिए है। पिछले वर्गों की आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के प्रयासों, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा, लोक व्यवस्था की नैतिकता, शांति निर्माण हेतु जनहित में इन अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। अर्थात मानव अधिकार ही है जो राष्ट्र की एकता और बड़े पैमाने पर जनता के हितों के उद्देश्य के लिए है। प्रिय दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ वैधानिक अधिकार भी होते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ही जा सकता है अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं जा सकता है। अब हम बताते हैं मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा के बारे में। प्रावधान संविधान में स्पष्ट एवं अलग रूप में वर्णित नहीं है, परंतु इसका उद्गम सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों में है। यह अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त भी नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग करते हुए यह न्यायालय किसी विधि को संविधान का उल्लंघन करने की सीमा तक अवैध घोषित कर सकते हैं। यह समीक्षा शक्ति विधायिका के साथ ही कार्यपालिका के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती है। मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत इस तरह है। पहला, यह समिति
शासन के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें दो व्याख्याएं हैं, एक जो केवल वैध और मान्य है, दूसरी जो अवैध घोषित है। दूसरा, न्यायालय अधिनियम को रद्द नहीं कर सकता जो लागू ही नहीं हुआ है। तीसरा, न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग स्वरूप प्रेरणा से नहीं करेगा। प्रियजनों, सभी मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा के तीन मुख्य कार्य होते हैं। पहला, शासन प्रशासन कार्यों को वैधानिक बनाने के लिए। दूसरा, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। और तीसरा, न्यायालयों की सरकारी हस्तक्षेप में रक्षा करने के लिए। मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा से लोगों को क्या लाभ हो सकता है, वह इस तरह है। इसके माध्यम से शक्ति का पृथक्करण राज्य के तीन अंगों तथा केंद्र राज्य के मध्य बना रहता है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता तथा विधि का शासन बना रहता है। और तीसरा, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग घोषित किया है। अब मौलिक अधिकारों में संशोधन क्या क्या हो सकता है, ये प्रश्नीय रहा है। अनुच्छेद 13 खंड 2 की सरसरी व्याख्या मौलिक अधिकारों संशोधन का पात्र नहीं बताती है, परंतु संसद ने पहले ही संशोधन विधि द्वारा, जबकि संसद के चुनाव भी नहीं हुए थे, इसमें संशोधन करना शुरू कर दिया था। पहला, विधान की पहली शक्ति जो सामान्य प्रयोग से बना एकट विधि कहलाएगा। दूसरा, शक्ति संवैधानिक जिसका प्रयोग करने पर संशोधन उत्पन्न होगा। यह शक्ति निर्माण कार्य शक्ति है तथा संविधान निर्माता सभा ने संसद को इसलिए दी थी ताकि वह समय आने पर संविधान में परिवर्तन ला सके। प्रथम केवल सामान्य शक्ति का परिचालक है तथा इसका प्रयोग करके संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी, परंतु अनुच्छेद 368 की शक्तियों का प्रयोग करने पर मौलिक अधिकार भी संशोधन का विषय होंगे। यह स्थिति गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 तक रही, परंतु इस बात के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को असंशोधनीय बता दिया। कोई भी सत्ता, यहाँ तक कि संसद भी उनमें संशोधन नहीं कर सकती है। यह अधिकार तो मात्र नवीन संविधान सभा को ही दिया जा सकता है। इस बात के निर्णय में अनुच्छेद 368 को मात्र संविधान संशोधन प्रक्रिया बताया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस निर्णय की प्रतिक्रिया में संसद में 24वां संशोधन पारित किया तथा 13वां अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 13 खंड 4 की रचना घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा पारित संशोधन की अनुच्छेद 13 से कोई संबंध नहीं होगा। इस तरह अनुच्छेद 368 का शीर्षक संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा संसद की शक्ति कर दिया गया। अनुच्छेद 368 3 का समावेश में कहा गया है कि 13वें अनुच्छेद में कोई शब्द अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगा। संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट या बदला नहीं जा सकता। यह आधारभूत ढांचा एक न्यायिक आविष्कार है, न कि कोई संवैधानिक शब्द, परंतु न्यायालय ने इस ढांचे का संकेत दे दिया है। स्पष्ट वर्णन प्रस्तावना में मिलता है जो इस तरह है। पहला, देश की संप्रभुता। दूसरा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तीसरा, नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन। चौथा, पंथ निरपेक्षता। पांचवा, जनतांत्रिक तथा गणतंत्रीय स्वरूप। छठा, संसदीय लोकतंत्र। सातवां,
न्यायिक समीक्षा की शक्ति। 8वां निष्पक्ष चुनाव। 9वां शक्तियों का पृथक्करण। 10वां विधि का शासन। 11वां संविधान की सर्वोच्चता। 12वां तीनों अंगों में शक्ति संतुलन। यह सूची यही समाप्त नहीं है। अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जिनका निर्धारण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक ढांचा संविधान के उन भागों से मिलकर बना है जिनके बिना संविधान अपना मौलिक स्वरूप ही खो देता है। अनुच्छेद 368(4) के अंतर्गत कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 368(5) अस्पष्टता दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई भी बंधन नहीं है। आदरणीय सज्जनों, मौलिक ढांचे के लाभ इस तरह हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। दूसरा, मौलिक अधिकारों की गरिमा बनाए रखता है। तीसरा, राज्य के 3 अंगों के मध्य संतुलन बनाए रखता है। और चौथा, देश में भावी संवैधानिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। यह निर्णय से उत्पन्न प्रभाव के चलते सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन कहा जा सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 358 से 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दे। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की दशा में अनुच्छेद 358(1) युद्ध अथवा भारी आक्रमण की दशा में 19वें अनुच्छेद में दिए गए अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इस कारण तब राष्ट्रपति को पृथक से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 359 जब राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कारण से लागू हो तो राष्ट्रपति एक पृथक घोषणा के माध्यम से एक या अधिक मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकार किसी भी दशा में वापस नहीं लिए जा सकते। अनुच्छेद 358 के प्रावधान कुछ इस तरह है। पहला, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण ही प्रभावी। दूसरा, अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निम्नलिखित हो जाएंगे। और तीसरा, नागरिक हेतु अनुच्छेद 19 के अधिकार कार्यपालिका तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। अनुच्छेद 359 के प्रावधान अनुच्छेद 358 से इस तरह भिन्न है। पहला, किसी भी कारण से आपातकाल लागू होने पर प्रभावी। दूसरा, राष्ट्रपति का पृथक आदेश आवश्यक है। और तीसरा, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी मौलिक अधिकार का पुनः प्रभावी कर दे। चौथा, अनुच्छेद 19 के अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जाता है, अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं। ये थे हमारे मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा और संशोधन कैसे कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण क्या है। पहला, समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 कुल 5 अनुच्छेद है। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। पांचवा, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। छठा, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो कि अब विलोपित किया जा चुका है। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32। अगले भाग में
इन्हीं मौलिक अधिकारों की व्यापक श्रेणी का एक एक करके विस्तार में बताएंगे, जो सबसे पहले समानता के अधिकार होंगे।